अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपका लेक्चर नंबर 16 है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंटर्नशिप रिफ्लेक्शन एंड स्किल एवेल्युएशन इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, इंटर्नशिप रिफ्लेक्शन और स्किल एवेल्युएशन दोनों ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इंडिविजुअल की या स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में, उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने में और उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को गेन कर रहे होते हैं और रिफ्लेक्शन में उनकी हेल्प हो रही होती है। रिफ्लेक्शन उनकी हेल्प करता है कि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखें। ठीक है, तो इंटर्नशिप रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि आप ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डीपली सोचते हैं अबाउट योर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और इससे आपकी हेल्प होती है ये अंडरस्टैंड करने में कि आपने क्या किया, क्या चीज़ आपने सीखी। ठीक है, और आप अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जस्ट डिस्क्राइबिंग नहीं है बल्कि कि क्या हुआ था, बल्कि एनालाइज करना अपने एक्शंस को, डिसीजंस को और आउटकम्स को। ठीक है, तो पर्पस क्या है रिफ्लेक्शन का, ये जो है इम्प्रूव करता है। ठीक है, या आप इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं आपकी क्लिनिकल रीजनिंग को, आपकी डिसीजन मेकिंग को और प्रोफेशनल बिहेवियर को। ठीक है, और साथ ही ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और अपने पॉजिटिव या फिर जो चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं दोनों से सीखें चीज़ों को। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन साथ-साथ इसमें जो है आपकी हेल्प कर रहा होता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने में और सेल्फ अवेयरनेस को भी डेवलप करने में। ठीक है, अच्छा, इंटर्नशिप के दौरान जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जब आप क्लाइंट्स के साथ या फैमिलीज के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी असेसमेंट को परफॉर्म करने की एबिलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग स्किल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ-साथ आप जो है वो किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं या कैसे आप जो है वो डिसिप्लिनरी टीम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको भी आप अपना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें आपके पास स्किल इवैल्यूएशन। अच्छा, स्किल इवैल्यूएशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी क्लिनिकल और प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को असेस करते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अब ये आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि आप कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आपको कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, कौन-सी चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं और कौन-सी चीज़ में आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये इवैल्यूएशन भी जो है वो सुपरवाइज़र्स के थ्रू और जो साथ इनके साथ ही इंटर्न्स खुद भी जो है वो कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, ये इवैल्यूएशन दोनों से हो रही होती है। एक सुपरवाइज़र्स भी कर आपकी हेल्प करते हैं इसमें और इंटर्न्स जो है वो खुद अपने ऊपर करके भी करते हैं। ठीक है, तो की स्किल्स इसके अंदर कौन-कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहली स्किल जो कि इवैल्यूएट की जाती है वो है क्लिनिकल स्किल, यानी कि असेसमेंट, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, एक्टिविटी एनालिसिस और इंटरवेंशन टेक्निक्स इसका पार्ट होते हैं, इसके अंदर ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो इंटर्न्स की एबिलिटी कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करें, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल स्किल्स में। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब अपने क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिवली बात करना, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ और टीम मेंबर्स के साथ इफेक्टिवली बात करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्किल आ जाती है आपके पास प्रोफेशनल बिहेवियर। इसमें आ जाता है पंक्चुअलिटी, आपका टाइम का पाबंद होना। ठीक है, कितने आप टाइम से जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एथिक्स आ जाता है और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना आ जाता है इसमें। फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट स्किल क्लिनिकल रीजनिंग, यानी कि आप इसमें जो है वो एप्रोप्रिएट डिसीजंस बनाना बेस्ड ऑन असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के ऊपर बेस्ड करते हुए और क्लाइंट की नीड्स के ऊपर बेस करते हुए जो आप एप्रोप्रिएट डिसीजंस बना रहे होते हैं उनको कहते हैं क्लिनिकल रीजनिंग। फिर आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, जो हम लोग अपने क्लाइंट के बारे में सारी डिटेल लिख रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर और एक्यूरेट रिपोर्ट्स बनाना, जैसे सोप नोट्स हो गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एवेलुएट की जाती हैं। और फिर आ जाता है आपके पास ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू आप अपने क्लाइंट को या आप अपनी स्किल्स को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, स्किल्स को। तो स्किल एवेलुएशन यूजुअली होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो कि आपके सुपरवाइजर्स आपको ऑब्जर्व करके करते हैं
फीडबैक सेशंस के थ्रू आप को किया जाता है, ठीक है, एवेलुएट आपकी स्किल्स को और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके। समटाइम्स जो फॉर्मल एवेलुएशन है वो एक एवेलुएशन फॉर्म्स होते हैं उनको थ्रू, और समटाइम जो है वो चेकलिस्ट को भी यूज़ करके एवेलुएट किया जाता है स्किल्स को। अच्छा, सेल्फ एवेलुएशन भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे इंटर्न्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद एसेस करते हैं और अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सुपरवाइज़र का इसमें क्या रोल है कि जो सुपरवाइज़र है वो अ, एक फीडबैक प्रोवाइड करता है सबसे पहले तो अपने इंटर्न को, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है और उनको वेज सजेस्ट करता है जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ जो है वो एक इंटर्न को सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप करने में। तो स्किल इवैल्यूएशन में जो सुपरवाइज़र है इसका ये है रोल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटर्न है जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक सेशन के ऊपर जो उसने रिसेंटली लिया, ठीक है, जिसमें वो उसको फ़ील हुआ कि एक्टिविटी को परफॉर्म या एक्टिविटी को क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हुए उसको डिफ़िकल्टी फ़ील हुई कि मुझे ये फ़लाँ एक्टिविटी जब मैं क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे ये पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन करने में मुश्किल आ रही थी, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन उसने अपने ऊपर की और रिफ्लेक्शन के बाद वो ये रियलाइज़ करेगा कि उसको मोर सिंपलर लैंग्वेज और डेमोंस्ट्रेशंस यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में वो क्लाइंट क्या इंटर्न क्या करेगा कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। उसके थ्रू वो अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके मोर सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करके ईज़िली अपने क्लाइंट को वो अब एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्किल इवैल्यूएशन, यानी कि स्किल इवैल्यूएशन या जो स्किल रिफ्लेक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी क्लिनिकल और प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आपकी जो है वो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस आपका एनहांस होता है, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। और बेटर क्लाइंट केयर आप प्रोवाइड करते हैं अपने आपको, ठीक है, या सुपरवाइज़र आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो लर्निंग है वो रुकनी नहीं चाहिए एजुकेशन के बाद, ठीक है। अ, इस क्यों? क्योंकि जो आप हैं आपको अपनी थ्रू आउट द लाइफ सीखना चाहिए हमेशा, अपने आप को बेटर करने की, अपने आप को मोर कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन ये इंश्योर करता है कि जो थेरेपिस्ट है वो ग्रो करे कंटिन्यू, ठीक है, अडैप्ट करे और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास करियर पाथवेज। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो आपको एक वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट सेटिंग्स में और स्पेशलिटीज़ में ऑफ़र कर रहा होता है। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो पाथवे चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, स्किल्स और पैशन। अपनी स्किल्स, पैशन और इंटरेस्ट को के ऊपर बेस करते हुए आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें बच्चों के साथ भी काम कर सकते हैं, बड़ों के साथ, एडल्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, एल्डर लोगों के साथ भी कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में भी कर सकते हैं आप काम। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट कॉमन कैरियर पाथवे है इसमें आपके पास, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है इसमें क्या करता है, डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम कर रहा होता है हॉस्पिटल्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, क्लिनिक्स में और स्कूल्स में, ठीक है। इस पाथवे में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को असेस करता है, ट्रीटमेंट को प्लान करता है और इंटरवेंशंस प्रोवाइड करता है ताकि डेली फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके अपने क्लाइंट की, ठीक है। इसमें वो जो है कुछ एरियाज़ में स्पेशलाइज़ कर सकता है, जैसे पीडियाट्रिक्स हो गई है, न्यूरोलॉजी हो गई है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स हो जाता है या फिर मेंटल हेल्थ, इनमें वो स्पेशलाइज़ कर सकता है मज़ीद, ठीक है। तो ये रोल जो है उसको अलाउ करेगा कि वो डायरेक्ट अपने पेशेंट्स की लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट डाले, ठीक है। सेकंड जो एरिया है आपके पास जिसमें आप जा सकते हैं वो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ठीक है। इस पाथवे में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें कंडीशन जैसे ऑटिज़्म हो गया, एडीएचडी हो गया या डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, उन बच्चों के साथ आप काम करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि स्कूल में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में भी कर सकते हैं और इसका फ़ोकस इस एरिया का किस में होता है, लर्निंग के ऊपर, प्ले स्किल्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर और इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप जा सकते हैं वो एडल्ट और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब थेरेपिस्ट जो है वो एडल्ट्स के साथ भी काम कर सकता है जिन्हें कंडीशन होती है जैसे स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हो गई या ब्रेन इंजरीज़ होती हैं, इन इस तरह के लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। उनको जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस रीगेन करने में, डेली एक्टिविटीज़ में रीगेन करने में हेल्प करते हैं, उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में उनको हेल्प कर रहे होते हैं और वापस से अपने काम की तरफ या अपने सोशल लाइफ़ की तरफ जाने में उनको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप जा सकते हैं वो है जीरियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब इस पाथवे में आपका फोकस किस चीज़ पे होगा? एल्डर पीपल के ऊपर होगा, ठीक है? जो कि 60 अबव लोग होते हैं। अच्छा, अब थेरेपिस्ट जो है इसमें ओल्डर एडल्ट्स को उनके एजिंग रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे रिड्यूस्ड मोबिलिटी, क्योंकि अब बड़ा बुज़ुर्ग होते हैं तो उनकी मोबिलिटी या मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? उसको करने में हेल्प करते हैं। उनकी मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें, और कंडीशंस जैसे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ वगैरह होती हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें गोल क्या होता है? सेफ्टी, इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने पे जो है वो आपका फ़ोकस होता है। फिर जो है मेंटल हेल्थ और सोशल प्रैक्टिस, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में काम करता है और ऐसे लोगों को जिन्हें डिप्रेशन या एंग्जायटी वगैरह होती है उनको उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? इसका फोकस आपका किस चीज़ पे होगा? डेली रूटीन्स को इम्प्रूव करने पे, कोपिंग स्किल्स के ऊपर और सोशल पार्टिसिपेशन के ऊपर आपका फोकस होता है। फिर आप कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में भी जा सकते हैं। इस पाथवे में जो थेरेपिस्ट है वो कम्युनिटीज़ के अंदर ही काम करते हैं ताकि ऐसे लोग जिन्हें डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको सपोर्ट कर सकें, ठीक है? और प्रमोट करते हैं इंक्लूजन को, इंडिपेंडेंस को और पार्टिसिपेशन को डेली लाइफ में। इनमें आप कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं? रूरल एरियाज़ में, एनजीओज़ में और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में। फिर आ जाता है आपके पास एकेडमिक और टीचिंग करियर, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो एजुकेटर्स भी बन सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? और स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, करिकुलम डेवलप कर सकते हैं और रिसर्च को गाइड कर सकते हैं। तो ये पाथवे जो है वो सूटेबल होता है उनके लिए जो कि टीचिंग या नॉलेज शेयरिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों के लिए ये सूटेबल है। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है रिसर्च में ताकि डेवलप करे न्यू ट्रीटमेंट मेथड्स और एक्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है? अब वो स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं इसमें और साइंटिफिक नॉलेज को में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फील्ड है वो मोर एडवांस होती जाएगी, उसको एडवांस करने में आप हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। अब विद एक्सपीरियंस जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो इनटू लीडरशिप रोल्स भी मूव कर सकता है, ठीक है? जैसे डिपार्टमेंट हेड हो गया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो गया या फिर क्लिनिक मैनेजर हो गया, ठीक है? जैसे-जैसे एक इंसान की एक्सपीरियंस की बेस पे ऊपर प्रमोशन हो रही होती है, इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है? अब ये लोग जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टाफ को मैनेज करने के लिए, सर्विसेज़ को प्लान करने के लिए और क्वालिटी केयर को इंश्योर करने के लिए, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस। अब सम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो अपना ओन का क्लिनिक या फिर इंडिपेंडेंटली काम करने को चूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस पाथवे में आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी आ जाती है, लेकिन इसमें आपके बिज़नेस और मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है? फिर है आपके पास इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो एक्सपेंड कर रहा है इनटू न्यू एरियाज़, जैसे कि एर्गोनॉमिक्स और वर्क प्लेस हेल्थ हो गई है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई है, टेली रिहैबिलिटेशन हो गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई है, ठीक है? अब ये इमर्जिंग फील्ड जो है वो आपको न्यू और एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप किस तरीके से जो है वो अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट और पैशन के ऊपर बेस करते हुए, ठीक है? अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस करते हुए, आप वर्क प्रेफ़रेंस, एनवायरनमेंट प्रेफ़रेंसेस के ऊपर बेस करते हुए अपना करियर चूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, ठीक है? यानी ये इम्पोर्टेंट है एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ को, ठीक है? और ड्यूरिंग इंटर्नशिप ताकि आप राइट चॉइस बना सकें, आपको पता लगे कि आपको डिफरेंट सेटिंग्स में आप इंटर्नशिप्स करें, देन उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे आप ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं काम करने को, ठीक है? उसको फिर चूज़ करें। तो इम्पोर्टेंस क्या है करियर प्लानिंग की? आपको जो है वो गोल सेट करने में हेल्प होती है, ठीक है? आपको प्रोफ़ेशनल गोल की तरफ काम करने में हेल्प होती है और या प्रोफ़ेशनल गोल की तरफ बढ़ने में आपको हेल्प होती है, ठीक है? और साथ-साथ आपको जो है वो स्पेशलाइज़्ड स्किल्स डेवलप करने में और जॉब सैटिस्फैक्शन अचीव करने में भी हेल्प होती है। आज का जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फ्यूचर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अच्छा, एज़ अ फ्यूचर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपका गोल होता है कि आप लोगों की हेल्प करें, हर ऐज के लोगों की, ठीक है? ताकि वो इंडिपेंडेंट जी सकें, मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें, ठीक है? तो आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करेंगे जिन्हें फिज़िकल, मेंटल, डेवलपमेंटल या सोशल चैलेंजेस होते हैं और उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? उनकी डेली एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करने में। तो अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, अब सबसे पहले आपने क्लाइंट को समझना है इसमें, ठीक है? किस तरीके से आप कह सकते हैं, आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो ये है कि आपने एज़ अ होल पर्सन जो है वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है?
यानी इसमें आ जाता है उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी इमोशनल स्टेट, उनका सोशल बैकग्राउंड और डेली रूटीन, ये सारी चीज़ें उनकी आ जाती हैं इसमें। तो एक फ्यूचर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को सिर्फ उनकी डिजीज़ के ऊपर ही नहीं बल्कि उनकी हर एक एरिया ऑफ एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो गौर करना होता है कि ठीक है कैसे उनकी डेली लाइफ और इंडिपेंडेंस किस चीज़ की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है या कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज़ क्या करते हैं, असेसमेंट और एवेल्युएशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप असेस करें क्लाइंट की एबिलिटीज़ को, डिफ़िकल्टीज़ को। इसमें आ जाता है आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं फिज़िकल स्किल्स को, जैसे कि स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन हो गई आपके क्लाइंट की, कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे मेमोरी और अटेंशन हो गई है, और इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग आप उसकी कर रहे होते हैं असेस, और साथ ही आप उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की एबिलिटी है उसको भी असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थेरेपिस्ट एक इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सकता है अपने क्लाइंट की नीड्स को और प्लान ट्रीटमेंट को, ठीक है। फिर आ जाता है आप गोल सेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के। नेक्स्ट रोल आपका आ जाता है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के साथ काम करता है ताकि उसके रियलिस्टिक और मीनिंगफुल गोल्स को सेट कर सके। और ये गोल्स जो है किस चीज़ पे फोकस करते हैं, आपके क्लाइंट की इंडिपेंडेंस और डेली लाइफ में पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन की हेल्प कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली कपड़े पहन सके या कुकिंग कर सके या फिर अपने काम की तरफ वापस जाए, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपका जो रोल है वो है प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन, यानी कि जो फ्यूचर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है उसको मस्ट डिज़ाइन करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। अब ये प्लान जो है वो इसमें इंक्लूड होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। इंटरवेंशंस में आ जाते हैं आप उनको डेली एक्टिविटीज़ ADLS ट्रेन करवाएं, उनकी मोटर और कोग्निटिव स्किल डेवलप करवाएं उनको, सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ आ जाता है। तो फोकस इसका किस चीज़ के ऊपर होगा, फंक्शनल और मीनिंगफुल आउटकम्स के ऊपर होगा हमेशा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रोल आपका होता है इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना, यानी कि जो आपका इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस प्रमोट करना एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो थेरेपिस्ट ने क्या करना होता है, क्लाइंट को इंकरेज करना होता है कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करे अपने ओन पे एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, रादर देन कि वो जस्ट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट आपका रोल है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट्स को भी और फैमिलीज को भी एजुकेट कर रहे होते हैं उनकी कंडीशन के बारे में, उसको मैनेज करने के बारे में, थेरेपी टेक्निक्स के बारे में और एक्सरसाइजेस के बारे में, असिस्टिव डिवाइसेस के यूज़ को और सेफ्टी प्रिकॉशंस को, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होगा, केयर की कंटिन्यूटी और थेरेपी के बाहर के जो आउटसाइड थेरेपी में भी आपके क्लाइंट की केयर जो है वो इंश्योर होगी इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रोल आपका आ जाता है इसमें कम्युनिकेशन और टीम वर्क, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो इफेक्टिवली, उसको मस्ट चाहिए कि वो इफेक्टिवली अपने क्लाइंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ या बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, या कम्युनिकेट करता है वो, ठीक है, उनका ये रोल है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करने के लिए इसेंशियल है कि उसकी वो अपने क्लाइंट को कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट रोल आपका आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब मेंटेनिंग एक्यूरेट मेथड्स जो है उसके लिए क्या करते हैं, आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या इंश्योर करती है, केयर कंटिन्यूटी, ठीक है, केयर की कंटिन्यूटी को और क्लिनिकल डिसीजन को सपोर्ट करता है, यानी कि आपने इसमें अपने क्लाइंट की जो असेसमेंट ट्रीटमेंट वगैरह है उन सबको एक्यूरेटली मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अब आ जाता है फिर आपके पास एथिकल और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मस्ट जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है, अपनी क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी होती है और अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन रखनी होती हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इन सारे इंटरेक्शंस में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है नेक्स्ट रोल आपके पास कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि जो हेल्थ केयर है वो हमेशा इवॉल्विंग रहती है, ठीक है, इवॉल्व होती रहती है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो मस्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इंगेज करे ताकि जो है वो अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज कर सके, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना, न्यू टेक्निक सीखना और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। फिर आ जाता है आपके पास एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो अवेयरनेस को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है अबाउट डिसेबिलिटी, इंक्लूजन और इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इनको उनके राइट के लिए एडवोकेट करना चाहिए और क्लाइंट की नीड के लिए भी जो है वो यानी कि क्लाइंट की नीड और राइट्स के लिए एडवोकेट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आ जाता है आपके पास के फॉर एग्जांपल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ठीक है,
वो एक स्ट्रोक के पेशेंट के साथ काम कर रहा है और उसकी डिसेबिलिटीज़ को असेस कर रहा है, उसके गोल्स को इंडिपेंडेंस के लिए सेट कर रहा है, उसको जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसकी फैमिली को एजुकेट कर रहा है, उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा है अंटिल वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी काम को इंडिपेंडेंटली कर सके। ठीक है, तो ये सारे रोल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के मैंने आपको एक एग्जांपल में बता दिए हैं। फिर आ जाता है आपके पास इम्पोर्टेंट रोल क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, कि वो इंसान की इंडिपेंडेंस रीगेन करने में हेल्प करे। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इंडिपेंडेंस रीगेन करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और ये जो प्रोफेशन है ये कंबाइन नॉलेज है, स्किल है और कंपैशन है। ठीक है।